में कम लोग आए हैं और सबको बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई है। जो बैठे हैं यहाँ पे उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम, बाकी 2-3 दिन बड़ी बुरी हालत हो गई, अगले 2-3 दिन में ऐसे ही कम ही रहेगा, ऐसी उम्मीद है। होता है शुरुआत का जो एक उत्साह होता है, 10 दिन तक वो उत्साह रखना आसान नहीं है। कोई भी कार्य शुरू करना बहुत आसान है, कार्य को शुरू करके बहुत कुछ दिन तक चलते रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन वो भी हो जाता है। लेकिन कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाना वो सबसे मुश्किल। तो 10 दिन आते आते बहुतों का हिम्मत जवाब दे जाएगा। रोज राग साधना, रोज लड्डू, हाँ रोज लड्डू चल जाएगा। लेकिन जो ये क्रम है धीरे धीरे अपने परवान चढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। रोज ही किसी का सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। और जैसे जैसे एक एक का परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है, उसके आने वाले अगले जो लोग हैं उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लग रही है कि हमारा भी तो है, अभी कल मेरा होगा, परसों मेरा होगा। तो ये हम लोगों ने जो शुरू किया था कि विद्यार्थियों को भी मौका देना चाहिए। असल में हमारा मन तो चलता है कि रोज 6 विद्यार्थी सुने, का सुना जाए, क्योंकि शिल्पायन में इतनी गहराई तो है। बेचारे कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग, जिनकी इच्छा होगी कि हम भी गाते तो कितना अच्छा रहता, वैदेही दीदी गा रही है, हमारा भी नंबर आता, लेकिन हम चाह करके, हम जानते हुए भी नंबर मौका नहीं दे पाते, क्योंकि समय की सीमा भी है। अब 10 बजे तक खत्म करना है, 7 बजे शुरू करना है, और फिर कितना किया जाए। लगता है नवरात्रि को 18 रात्रि बना दे या 27 रात्रि बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे बन ना जाए कहीं। लेकिन तब क्या होगा, जब तीसरे के बाद चौथे दिन आते आते लोग थकने लग गए हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग। एग्जाम्स वगैरह भी है कुछ लोगों के, शनिवार को एग्जाम है इसलिए आज से पढ़ रहे, तो किससे पहले पढ़े नहीं। पढ़ाई तो एग्जाम के पहले ही होती है। तो अभी हम लोग दुर्गा पूजा की तैयारी में लगे हैं, जगह जगह पे लोग, समाज में चल रहा है तैयारी, ये हो रही है। धीरे धीरे जैसे पंडाल बन के खड़ा होगा, त्योहार शुरू होगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। तहाँ कुछ लोगों को समय से आने में दिक्कत होगी, समय से आप लोग प्रयास करके आइए, जिसको भी आना है, नहीं आना कोई बात। हम लोग बल्कि सोच रहे थे, जब आगे से बात करें, बहुत भीड़ हो जाती है, फिर बैठना मुश्किल हो जाता है, तो इस बार ना ग्रुप्स में नहीं डालते, खाली गुरुकुल में डाल देंगे, जो आना होगा आएगा, जो नहीं। तो ये हुआ। लेकिन इस समय जो लोग बैठे हैं, जितनी शांति से बैठ करके, पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एग्जिस्टेंस या आपकी सत्ता या आपका जो मन है वो संगीत में उतने ही अच्छे से रंग गया है जितना हम परफॉर्म कर रहे हैं या आप बजा रहे हैं। इनों का जैसा मन लगा हुआ, आपका भी मन उसी तरह उसी में लग जाए। ये मन को एकाग्र करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप भी उतना ही साथ में डूबते हैं। तो जब साथ में डूबते हुए एक जगह पे बात पहुंचती है, तो जो गाने वाला है उसको बड़ा आनंद आता है। एक बार भीमसेन जोशी जी को, उनका एक इंटरव्यू, उस समय हम जब यंग थे, होंगे 24-25 साल के होंगे, भीमसेन जोशी जी का एक इंग्लिश पत्रिका में इंटरव्यू आया। बहुत सारी बातें पूछी गई थी। तुमसे पूछा गया कि आप तो इतने जगह गाए हैं, आपको सबसे अच्छा कहाँ गाने पर आनंद कब आया, सबसे ज्यादा खुशी आपको कब हुई, कब आपको लगा कि ये हमारा सबसे अच्छा हमको परफॉर्म करने में लगा। तो उन्होंने बताया कि किसी एक जगह की बात, संभवतः पुणे या मुंबई या कहीं का बताया, कि वहां पे एक वैज्ञानिकों का सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें हमको गाना था। और हम जब शाम को बैठे तो वहाँ सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे, और वो लोग बैठ के इतना मन से सुन रहे थे कि हमको सबसे अच्छा लगा गाने में। बड़े आश्चर्य की बात। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जहाँ पे संगीता के लोग बैठे थे वो अच्छा लगा,
उन्होंने ये नहीं कहा कि हम विदेश में जब वो रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाए और वो उसमें गाए तो अच्छा लगा, गाए ही होंगे तो हर जगह गाए थे। उन्होंने कहा कि हमको तब आनंद आया जब सारे लोग एकाग्र हुए, एक अग्नि, एक जैसे कोई चीज के साथ टिप में जाके सारा ध्यान लग जाए, वो सब एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। ये सुख जो है सबको मिलता नहीं है। आज के जमाने में ये सुख मिलना बहुत मुश्किल है। सभाओं में जाओ तो कभी कभी तो जो गाने वाला है उसका इतनी क्वालिटी नहीं होती तो सबको एकाग्र कर सके, और कभी कभी उसकी क्वालिटी होती तो बैठने सुनने वालों में वो क्वालिटी नहीं है। तो ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। तो हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि हाँ ये एक जगह थी, जैसे लगता है कि सामने जो लोग बैठे वो है ही नहीं कहीं, और हम एकदम वीराने में कहीं बैठ के गा रहे हैं, न हिलना न डुलना, शांति से सबकी आंखें ऐसे। और बड़े आश्चर्य से अभी हम लोग जो गए थे तो उसमें एक हॉल में हम परफॉर्म कर रहे थे, अर्ल्स रिसाइटल हॉल बोलते हैं। उसमें मैं कई बार कर चुका हूँ परफॉर्मेंस, उसमें माइक नहीं लगता है, बिना माइक के, और आवाज हॉल किस तरह से बनाई गई है, कोई 400-450 लोग बैठ जाते हैं तो भी कुछ पता नहीं चलता। उतनी जगह है, इतना बड़ा है हॉल, और वो थोड़ा गोलाई लिए हुए करता है, और जितने कुर्सी थे हमें लगता है उसमें करीब 250-300 कुर्सियाँ होंगी, वो सबके सब फुल हो गई। और बाकी सामने की ओर जो एक स्टेज के सामने की जगह होती है खाली, वहाँ पे सारे लोग अपना, विदेशी लोग अपना जमीन पर बैठने में दिक्कत होती है क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है, उनके घुटने उस हिसाब से मुड़ते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ऐसे करके जूता उता सही थी, मतलब अब कैसा उनका हुआ है सब है, इस तरह उठ के बैठे हुए थे सारे लोग, और पूरी आश्चर्यजनक। जब परफॉर्म करने के लिए जयंतिका वहाँ बैठी, पहले उसी का था, तो ऐसा उसको भी लगा कि कैसे सब लोग सुन रहे होंगे, तो थोड़ा फोर्सफुली गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगा कि एकदम पीछे जो बैठा हुआ है वो भी बड़े आराम से सुन रहा है, इस कोने में जो बैठा वो भी सुन रहा है, और एकदम सबका ध्यान उसी जगह पर। आश्चर्य। और इतने शांति से 3 परफॉर्मेंस, पहले जयंतिका का मुल्तानी हुआ, फिर हमने क्या गाया, हाँ सिंपल, शाम का वक्त है, और तीसरा गोस्वामी जी थे, उन्होंने हेमंत, पहले मुल्तानी सुना उन्होंने अच्छा खासा 45 मिनट का, 50 मिनट का, उसके बाद फिर मेरा सुना करीब घंटा भर का, फिर पलासी, उसका वीडियो लगा हुआ है, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं कि किस प्रकार, आपने शायद नोटिस ना किया हो कि बिना माइक के गाना बजाना हो। आप फिर से आप एक बार देखिएगा, भीम पलासी यूएसए में जो अभी हम लोग गए थे, यही अप्रैल के ही किसी समय पे अपलोड हुआ होगा, अप्रैल के एंड में हो चाहे मई में हो, इसी समय अपलोड हुआ था। तो उसमें 3 आइटम था, सारे लोग बैठे हुए कर, मजे की बात थी, उन लोगों को लगा था कि यहाँ पे आज कम लोग आएंगे, क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा त्योहारों में से, कई त्योहार उनके सबसे बड़े होते हैं, तो क्रिसमस तो है ही है, उसके अलावा गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सब अच्छे उनके काफ़ी महत्व के त्योहार होते हैं, और उस दिन ईस्टर था, तो उनको लगा था कि आज ईस्टर का दिन है, त्योहार का दिन में लोग कम आएंगे, और कम तो बहुत दूर की बात है, जितना सोचा था उसके 1.5 गुने लोग आ गए, और इतने अच्छे से सब बैठ के घंटों सुनते रहे, ना कोई जल्दी ना कोई किसी को, और हम लोग सोचते हैं कि अब विदेशियों को क्या समझ में आएगा, हम ही लोग बड़े समझदार हैं, हम तो लगता है कि यहाँ पर ही लोग राग बाग नहीं समझते, वो भी नहीं समझते होंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं समझते, वो भले जितना समझते हैं उतना यहाँ की समझ कमजोर हो गई है, हमारी चीज हमारे से बेगानी हो गई है, हमारी ही चीज है, राग बाग तो हमारे यहाँ की चीज है, लेकिन हमारे यहाँ से बेगाना होता चला जा रहा है। ठीक उसी तरह एक और आयोजन, तो हॉल का नाम उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, मेंडेन हॉल में क्या तो बोलते हैं, हाँ उनको याद नहीं रहता, मेंडेन हॉल ऐसे करके कोई एक नाम होता है उसका, वहाँ पे भी मैं कई बार परफॉर्म कर चुका हूँ, और मजे की बात है कि उसमें जितने श्रोताओं को रहता है उसको पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, और केवल कलाकार के ऊपर रोशनी पड़ती है, और पीछे का जो बैकग्राउंड तक गायब हो जाता है, क्योंकि वो ब्लैक उसमें रहता है, ना कोई बैनर, ना कोई तरह का दिखावा, ना कोई माला चढ़ाना, दीप प्रज्वलन, ये सब सारी चीज़ों से दूर, बस थोड़ी बातचीत हुई और गाना।
इस बार गाना बजाना भी बहुत एक दूसरे ही प्रकार के आयोजन के लिए हुआ था। अब सुनिए उसको भी थोड़ा सा 1 मिनट समय उसका भी ले रहे हैं। एक प्रोफेसर वहाँ पे हैं जो कि हमारे यहाँ भी आ चुके हैं और तिब्बतन इंस्टीट्यूट में भी सालों साल आते हैं, प्रोफेसर जे गारफील्ड 40 साल तक उस स्मिथ कॉलेज में उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ाया, कम से कम 40 किताबें लिखी और बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के, और वो पीरियड जिसपे अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उस समय जो फिलोसॉफी यहाँ पे लोग फिलोसॉफर कई हुए उस समय, जैसे अरबिंदो, ऋषि अरबिंदो का नाम आपने शायद सुना है, अरबिंदो घोष। फिर जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे ऐसे कई लोग उस समय भी दार्शनिक हुए जो कि बड़े जबरदस्त थे। तो वो जो गुलाम इंडिया था, अंग्रेजों का गुलाम इंडिया, उस दौरान हमारे यहाँ के दार्शनिकों ने क्या काम किया, उस पीरियड के 200 सालों के दर्शन के वो वर्ल्ड के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ही उनका दौरा चलता है, सब कुछ चलता है। 40 साल बाद पढ़ाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ रिटायरमेंट एज नहीं होता है। 60 हो गया तो बोले कि अब आप जाइए घर, ऐसा नहीं है। हो सकता है 50 के बाद आप बोले कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, थक गए, रिटायर अपने से। ये आपके इच्छा पर है कि आप कब रिटायरमेंट लेते हैं, और अमूमन लोग ईमानदारी से अपनी क्षमता के अनुसार रिटायरमेंट ले लेते हैं। कोई 70-80 तक भी पढ़ाता है, कोई 55-50 में कहता है कि बस हो गया, अब जा रहे, लालच में नहीं जाते। क्योंकि उनके यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आपसे कहेंगे 60 साल हो गया, अब आप रिटायर हो गए, तो ये कहा जाता है कि एज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैंने आप पर ये वो लग रहा है कि आप 60 साल के हो रहे तो आप किसी लायक नहीं, जाए घर बैठी। ये तो वाकई जो 59 साल का है वो बड़ा काम करने वाला है, और जो 60 साल का है वो काम न कर सके, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज का अपने यहाँ कोई वो नहीं है। अपने यहाँ 50-55 में भी लोग लड़खड़ाते रहते हैं, और कई 70 साल वाले, 75 साल वाले भी मस्त रहते हैं, अपना काम पर काम दिए जा रहे होते हैं। अभी कौन बताएगा कि कौन कितना कर सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो लोग जो है ना वो खटिया पे चढ़ के भी चले आएंगे तनख्वाह लेने के लिए, क्योंकि ईमानदारी इतनी नहीं है। वो कहेंगे भैया तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो मालूम चला कि सो के आ रहे हैं, नहीं उठ नहीं सकते, लेकिन छोड़ नहीं रहे, इसलिए वो यहाँ चल नहीं पाएगा। तो वहाँ पे इस तरह कहा, तो वो 40 साल बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं पढ़ाना। कई लोगों ने कहा नहीं, आप नहीं रहेंगे तो इस कॉलेज में ये बात नहीं, आप मैं जा रहा हूँ। और वो ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए। अभी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे एक द्वीप है, तंजानिया तो दूसरा देश, तस्मानिया। जैसे हम लोग के भारत के नीचे एक श्रीलंका है ना अलग से, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक और द्वीप है, बहुत ही खूबसूरत है। फोटोज वगैरह अभी भी उनके आते हैं ईमेल में। तो वहां पे जाकर के उनके अपने जगह पे बस गए, समुद्र आगे है, उधर जंगल है, फूल पौ है, कंगारू आता है उधर, उनके कुत्ते दौड़ते खेलते हैं, छोटा सा शहर है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होती है तो वो होता है। तो ये सब सारी चीजें, अब वो उसको कह रहे कि मैं इसके लिए यहाँ पे एंजॉय करूँगा। हालांकि इसी दौरान उनकी 2 किताबें जो आधी लिखी हुई थी वो सब पब्लिश भी हो गई, यानी वो कुछ ना कुछ कर भी रहे होंगे। तो उनको जब कहा गया कि उनके जो शिष्य लोग हैं सभी टीचर हो चुके हैं, मतलब उनके शिष्यों के बहुत टीचर हैं, उनके अंदर में जो नीचे वाले फिलोसॉफी पढ़ा रहा है, भारतीय वो धर्म, रिलीजन के प्रोफेसर है एंडी रॉटमैन, और बहुत सारे उनके विद्यार्थी थे जो अलग अलग अमेरिका की इतने सारी यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं प्रोफेसर। तो उनसे पूछा गया कि आपके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने 2 इच्छा जाहिर की, कहा कि ठीक है हम बताते हैं तुमको क्या करना है। फिर उन्होंने उनको बुला के कहा मेरी 2 इच्छा है। बोले कि जो हमारे साथ विद्यार्थी कहीं कहीं पे प्रोफेसर है, दूर दूर में है, अपने अपने जगह पे है, मैं चाहता हूँ कि उनका एक गेट टुगेदर हो जाना चाहिए। मैं यहाँ से अब अमेरिका से चला जा रहा हूँ शायद हमेशा के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सबके साथ गेट टुगेदर हो जाए। फैमिली ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबको बुला लूंगा, मैं जितने को जानता हूँ सबको बुला लूंगा, और शायद
70-80 लोगों की, वहाँ पे 70-80 भी बहुत बड़ी संख्या होती है, उतने लोगों की एक पार्टी वार्टी हो गई। दूसरी इच्छा, उन्होंने कहा कि बनारस में मेरे कुछ प्रिय म्यूजिशियंस हैं, उनको आप अमेरिका बुला लीजिए और उनका प्रोग्राम रखिए। बोले कौन कौन है? तो बोले रविंद्र नारायण गोस्वामी जी, जो यहाँ पे आप देखे भी होंगे आए हैं सितार के। वो उनके एक तरह से मित्र हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये अंग्रेजी में कहा जाता है कि मेरे दोस्त भी हैं और मेरे दर्शन भी, मैं उनसे वो दर्शन उनका प्राप्त करता हूँ जीवन के प्रति, और एक तरह से कहो कि आध्यात्मिक गुरु हो गए प्लस मेरे मार्गदर्शक। तो वो गोस्वामी जी, उनको आप बुला लीजिए। दूसरा हमारा एक प्रिय म्यूजिशियन है देवाशीष, उसको भी बुला लीजिए। और तीसरा जयंतिका को, मैं उसको बचपन से देखते हुए धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी परफॉर्मेंस हो, तो तीनों को आप बुलाएं। जब तीनों की बात हुई तो हमने उनसे कहा कि हम लोग के साथ तानपुरा कौन बजाएगा? तो हमने सोनाली को उठा लिया, उसी में साथ हो ऐसे सुनता आना तो जरूरी है। वो बहुत मानते हैं, सोनाली को बहुत ज्यादा मानते हैं वो भी प्रोफेसर जी। वो उतना अंग्रेजी बोल नहीं पाती है और वो उतना हिंदी बोल नहीं पाते, लेकिन दोनों में आपसी संवाद बड़ा अच्छा होता है। पता नहीं कैसे होता है, लेकिन होता है। तो दोनों ये हुआ बुलाना चाहिए। तो वो प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी होता था, तो समझ लो कि जहाँ बैठ करके गाना बजाना होता था, वे अश्रुपात कर रहे होते। जहाँ भी उनका गाना बजाना थोड़ा अच्छा हुआ, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। घर में उनके, हम लोगों ने उनके ऑनर में प्रोग्राम किया, उनके कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, एक दूसरे कॉलेज में, क्योंकि 3-4 चीजें जोड़ी जाती है। जब आएंगे तो एक एमोरी करके उनमें जगह है अटलांटा में, वहाँ पर भी प्रोग्राम, लेक्चर, क्योंकि आज जाएंगे तो खर्चा भी तो उन्हें निकलना है। तो वो मेरा कहीं लेक्चर रखे, कहीं क्लास विजिट रखे, कहीं प्रोग्राम रखे, ये सब तरह तरह का करके एक लंबा टूर बना दिया उन्होंने, लगभग 1 महीने का, 25 दिन। तो हम लोग होके मौके, तो जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस होता था, ये हम लोग का दूसरी बार जाना हुआ उस जगह। एक्चुअली मेरा तीसरी बार। पहली बार का सुनोगे तो दंग रह जाओगे, समय है ना? हाँ। तो उसमें पहली बार जब गए थे, तब मैं यहाँ से रवाना हुआ, पहले चला गया, मैं अकेले जा रहा उस समय अमेरिका, दिल्ली गया। दिल्ली से पहली फ्लाइट जा रही थी दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से अगली फ्लाइट न्यूयॉर्क डायरेक्ट। दिल्ली से मुंबई जब जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हुए हैं, तो पता है इसको क्या, एयर ट्रैफिक वालों ने उसको उतरने का जगह नहीं दे रहे थे कि क्या हो रहा था। वो मुंबई के ऊपर राउंड लगाता ही जा रहा, लगाता ही जा रहा। हम उन लोग से बोल रहे हैं एयर होस्टेस से कि मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो बहुत देर होता जा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? तो वो उन लोगों ने वहाँ पर मैसेज किया, ये किया, लेकिन हवाई जहाज मेरे लिए तो उतरेगा नहीं। जो वजह थी, करीब घंटा भर देर किया और ले आके क्लियरेंस करा कि हमको सबसे पहले उतारा, एकदम फ्रंट में ले आके खड़ा किया, सबसे पहले उतारा, बिजनेस क्लास से भी पहले, और उतार करके लेके दौड़ते दौड़ते सब तो हो गया, लेकिन वहाँ तब तक गेट बंद हो चुका था। यानी मैंने अगली फ्लाइट बड़ी कनेक्टिंग थी, तो वो नहीं पाया। हम बोलते रह गए और ये हो गया थोड़े, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, खत्म, गेट बंद, गेट क्लोज हो चुका है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा अभी भी समय है वगैरह, कोई सुनवाई नहीं है। हम कहा मैं करूँगा क्या यहाँ पे? तो बोले कि अब रुकिए, बैठिए, आप लोग का कोई रहने का इंतजाम करेंगे, कल आप जा सकते हैं, कल 24 घंटा बाद। तो हम, मेरा प्रोग्राम ऐसा बंधा हुआ था कि मैं पहुँचूंगा, उसके अगले दिन मेरा प्रोग्राम होगा। जैसे आज मैं पहुँचूंगा तो कल मेरा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम। और वहाँ पे मुंबई में मैं रुका हुआ हूँ, एक होटल में जाके ठहरा दिया, किंग्स होटल नाम से, जुहू में। और जुहू में मैं बड़ा मुश्किल से रात में बोला खाने को क्या मिलेगा? तो बोले कि अभी तो किचन बंद है। तो क्या खाऊंगा क्या? तो बोले कि वो ब्रेड और मक्खन मिलेगा, ले आए खाते। ढेर सारा ब्रेड और मक्खन खा करके रात में सो गया। 11 बजे सुबह उठा, उस समय रात को 2-3 बज गए थे। 11 बजे उठा, खड़के उठा, मेरे को समुद्र दिख गया। थोड़ा समुद्र किनारे हमको ठहराया, बड़े अच्छे जगह गए, सीधे समुद्र किनारे। और उसके बाद दोपहर शाम तक वही घूमते रहे, बंदिश बन गई उसी में। परेशान होकर भी आदमी करेगा क्या, बंदिश बना सकता है। तो सब बंदिश बनी, कौन सी? सागर जलराशि, सागर जलराशि, सागर के जलराशि। तो सब करके फिर अगले दिन जब फ्लाइट रात को फिर मिली, वहां से आके जब उतरी फ्लाइट, तो वहां पर भी पूरा
जो है वेदर बहुत खराब था न्यूयॉर्क में, तो उन लोग को फिर उनसे भी देर हुआ। जब वेदर खराब था फिर उतरे, जब उतार के हमको इमिग्रेशन में लगा दी, उस जाने बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती थी, धीरे धीरे काम होता था, थोड़ा डिजिटल काम नहीं होता था। ये बात 2009 की शायद है। और फिर वहाँ पे देर हुआ, घंटा डेढ़ घंटा ऐसे 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 लाइन इधर से करके पहुँचे। वहाँ से बाहर निकाला तो बोला कि आपको यहाँ पे फिर तो वो एयरपोर्ट में ही एक ट्रेन होती है, वो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी। ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठ कर वहाँ पहुँचे। वहाँ पे हमको जो रिसीव करने आए थे वो कहे कि जल्दी चलिए। मैं कह रहा हूँ बोले कि प्रोग्राम अच्छा, हाँ कल वाला, हम कल पहुँचते आज पहुँचे, प्रोग्राम तो आज ही होगा ना। उसके बाद फिर वहाँ से बस पकड़े तो वो अपना 2 घंटे बाद जाके कहीं ले गया। बस जहाँ ले गया तो वहाँ पर मेरे लिए प्रोफेसर जे गारफील्ड कार लेके खड़े थे। फिर कार से गया तो मैं लगातार किसी न किसी चक्के पर बैठा हुआ था। हवाई जहाज के बाद ट्रेन के बाद बस के बाद फिर कार, ऐसा करते करते जब हमको लाके खड़ा कर दिया तो ग्रीन रूम। उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी। और गाना वहाँ जो तबला वादक थे, समीर चटर्जी नाम था उनका, सीनियर तबला वादक है, वो वहाँ पे उनको कहा जा रहा था कि अभी कलाकार आ रहा है इंडिया से। सारे लोग बैठे हुए, कैसा कलाकार तो इंडिया से सीधा मंच पे आएगा। तो फिर भी लोग बैठे हुए थे, ऐसा बैठे कि पता नहीं कौन कलाकार आ रहा है, हवाई जहाज से सीधे एकदम। तो फिर वहाँ बैठ के अपना जब सब इंतजार कर रहे थे कि क्या किया जाए, तो स्वामी चटर्जी तबला बजा रहे, एंटरटेन कर रहे हैं। उसकी भी हद हो गई, आधा घंटा 45 मिनट तबला बजा रहे, आ रहे कलाकार आ रहे। करते करते हमको ग्रीन रूम में जब वहाँ हुआ तो जो पहली बार जिस चीज में मुझे बैठने को मिला वो था कमोड। तो उस समय उसी की जरूरत। किसी तरह से वहाँ कुर्ता उर्ता वहीं पर बक्सा खोल के लगा के कुर्ता झाड़ करके सीधे वहाँ पर मंच पे पहुँचे। तो मालूम सब समीर जी बोले कि मतलब गा लेंगे ना आप, क्योंकि फ्लाइट 14 घंटे की थी और वो ट्रेन 10-15 मिनट की थी, बस 2 घंटे की थी, 1 घंटे का कार का ड्राइव था। ये लगातार हो रहा था, 2 घंटा में इमिग्रेशन में खड़ा था। उससे पहले मुंबई में फंसा, उससे पहले दिल्ली, बड़े अजीब मामला। तो खैर पहुंचे, अब चंद्रकौश गाए। वो बाद में जब 2012-13 में फिर दोबारा पहुंचे तब भी लोग याद किए और अभी भी लोग याद करते कि वो एक रेयर घटना थी। इतनी इसकी चर्चा हुई वहां पे कि सीधे कलाकार इंडिया से आकर स्टेज पर बैठ के गाना गाने लगे। तो हम देखते हैं कि आजकल लोग बड़े सुखी हो गए हैं। थोड़ा जल्दी कहा जाता है कि गा दो तो कहते हैं कि थके हुए हैं, अच्छी बात नहीं है। जो हम जान रहे हैं हम किसको बोल रहे हैं, हम ये सब नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि कलाकार को स्ट्रांग होना पड़ता है अंदर से, और वो होता ही है। हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम में ट्रेन में लेट पहुंचे हैं और सीधे वही कहा कि अभी आप होटल कहाँ जाएंगे, होटल जाएंगे वहां से लेंगे, आप सीधे चलिए वही ग्रीन रूम और ग्रीन रूम से सीधे मंच। ऐसा कई बार हुआ, कोई नई बात नहीं। तो ट्रेन लेट होना तो स्वाभाविक है। आप सोचे दोपहर को पहुंच जाएंगे, रात को प्रोग्राम है, शाम को आप पहुंच ही रही ट्रेन। वो फोन कर रहे हैं भोपाल में फोन किया, हमने कहा कि वो हम आ गए। बोला अरे महाराज कहाँ, तो वो मोबाइल का जमाना नहीं। तो हम लोग परेशान हो, बोले हम क्या करें, ट्रेन अभी आई है, हम स्टेशन से आपको फोन कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा करिए, गाड़ी वहाँ पे आपको हम भेजते, 10 मिनट खड़े रहिए, वहीं पर गाड़ी आ रही है, सीधे मंच पे आ जाइए। क्यों? बोले कि बस प्रोग्राम 1 घंटे में शुरू होगा, आप कहाँ उतर जाएंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, गाना में गा दिया क्या करके, तो होता है ना। बी स्ट्रांग अपने अंदर से, और स्ट्रांग तभी हो गए जब शरीर से स्ट्रांग हो गए तो शुद्ध मेवा वाला लड्डू खाया करो और देसी घी का समोसा, और राग भी शुद्ध राग भी सुना करो, तभी स्ट्रांग हो गए। मन से शुद्ध हो गए राग से, और तन से शुद्ध हो गए देसी घी से। तो बस इसी उसके साथ आज का प्रवचन समाप्त, गाना शुरू।